नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव, जिला निर्वाचन अधिकारियों ने किए प्रत्याशियों के नाम घोषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद करोड़ों भारतीयों को होने वाली व्यापक कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार ठहराया। सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा बजाना अपराध है। नजर डालते हैं खबरों को विस्तार से। नामांकन को लेकर जॉइंट कमिश्नर डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर का जायजा लिया। पुलिस और जिला प्रशासन के अफसरों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया। डीएम सूर्यपाल गंगवार और जॉइंट सीपी उपेंद्र अग्रवाल ने नामांकन प्रक्रिया की सुरक्षा परखी और कहा कि प्रत्याशियों के लिए तैयार गाइडलाइंस 2 दिन में होगी जारी। बलिया लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को प्रत्याशी घोषित किया है। सनातन पांडे मूल रूप से बलिया के ही रहने वाले हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को बलिया के रसड़ा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सनातन पांडे को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार के बावजूद समाजवादी पार्टी ने इन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री का पद दिया। 2017 में सपा ने एक बार फिर इन्हें रसड़ा से प्रत्याशी बनाया, लेकिन उस बार भी सनातन पांडे को फिर से हार का सामना करना पड़ा और इस बार सनातन पांडे तीसरे स्थान पर रहे। दो बार चुनाव हारने के बावजूद सनातन पांडे का कद समाजवादी पार्टी में कम नहीं हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इन्हें बलिया लोकसभा से प्रत्याशी बनाया, लेकिन उस बार भी लोकसभा चुनाव में सनातन पांडे बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह से करीब 15,000 मतों के मामूली अंतर से हार गए। इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे पर भरोसा जताया है। बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज सीट से अभी भी वोटिंग में है। बीजेपी ने अभी तक उनके टिकट का कोई ऐलान नहीं किया है, पर उनके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं दिख रही। हालांकि टिकट का ऐलान नहीं होने का ठिकाना उन्होंने पत्रकारों पर फोड़ दिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनका टिकट केवल उनके कारण ही नहीं हो रहा, बल्कि उन्होंने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी से बड़े ही नहीं, इसके पीछे उनकी कोई रणनीति हो सकती है। बृजभूषण शरण सिंह ने कैसरगंज सीट पर भाजपा के अब तक कोई प्रत्याशी न उतारने के सवाल पर यह बात कही है। मुलायम सिंह यादव की याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेताजी से हमेशा अच्छे संबंध रहे। लोकसभा चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास 34 नामांकन जमा हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्क्रूटिनी में 5 प्रत्याशी के नाम काटे गए हैं
और 2 प्रत्याशी के नाम वापस ले लिए गए हैं। 27 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया है। 34 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म भरा था। स्क्रूटनी के दौरान उनमें से 5 प्रत्याशियों के फॉर्म निरस्त पाए गए और इसके बाद कुल 29 प्रत्याशी बचे, जिनमें से 2 प्रत्याशियों ने आज अपना नाम वापस लिया। शेष बचे 27 प्रत्याशियों के लिए प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ऐसे अगर मेरे संज्ञान में अभी तो शिकायत नहीं आई है, अगर ऐसी शिकायत आएगी तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतदान में चुनाव आयोग के नियमानुसार 2 BU का प्रयोग किया जाएगा और इसके लिए हमारे पास पूर्ण तैयारी है और मतदान कर्मियों को इसके अनुसार ही प्रशिक्षित किया जाएगा। चौथे चरण के लिए प्रत्याशियों का नामांकन लगातार जारी है। वही नामांकन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में इंडिया गठबंधन द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रमेश गौतम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तारिक खान ने भी कहा कि प्रथम चरण में नागालैंड के 6 जनपदों में 4 लाख लोगों ने वोट नहीं डाला। क्या छोटी बात है क्या यही देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? हमारे सैनिक चाइना जाकर भर्ती हो जाए, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ये तरीका नहीं है कि देश मजबूत करने का। और वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि 1.5 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, पेन तो 5 रुपये का आता है, अखिलेश जी तो 1.5 लाख का पेन तो नहीं इस्तेमाल करते थे। मोदी जी चश्मा लगाते हैं और उसकी प्रथम कीमत 30 लाख रुपए की है। मोदी हमारे नेता को कहते हैं शहजादे हैं और आपका काम बादशाहों जैसा है। प्रधानमंत्री माउंट ब्लैन। बहराइच में सबसे बड़ा तो बेरोजगारी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश प्रदेश के देश के अंदर है। और बहराइच के अंदर 10 साल यहाँ बीजेपी के सांसद रहे, कोई विकास का काम नहीं हुआ, कहीं कोई पत्थर कहीं बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, कोई पुल पुलियों का निर्माण नहीं हुआ। बहुत सारे विकास के काम है जो बहराइच के मेन मुद्दे हैं। इस विकास के काम को करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जीत के बाद कौन से ऐसे बड़े 2 काम हैं जिनको आप करने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से जीत के बाद में हम सबसे पहले मुद्दे जो है हमारे जो उधर तराई का क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ का सबसे बड़ा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, एक बहुत बड़े बांध का उधर निर्माण कराने की आवश्यकता है, जिसको मैं पूरा प्रयास करूंगा। मामले में अखिलेश यादव, उसके बाद आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी जेल में हैं, तो क्या लगता है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पर बड़े पैमाने पर हमारे दबाने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे उधर झारखंड के मुख्यमंत्री जी के साथ ऐसे हुआ, यहाँ जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ। दबाने का विपक्ष को दबाने का पूरा प्रयास सत्ताधारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। एनडीए द्वारा 400 पार का लगातार नारा दिया जा रहा है, इसको कहा? ये तो हमेशा बोलते रहते हैं ऐसे ही, पिछली बार ऐसे ही बोल रहे थे, इस बार भी बोले। इस बार जनता का पता चलेगा, जो आप जनता है यहाँ के गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, व्यापारी और सब लोग मिलकर के इस बार जो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं और भारत के संविधान को बचाने के लिए बड़े पैमाने देश की आम जनता जो वो इंडिया गठबंधन के साथ है और देश में हमारी सरकार बनने जा रही है। आपकी फाइट किससे? हमारी फाइट किसी ने, हम चुनाव जीत रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या कहती है? अगर 1.5 लाख तनख्वाह है तो 75,000 तनख्वाह मिलेगी ही मिलेगी। और न्यू पेंशन स्कीम कहती है कि जो बचा हुआ पैसा आपने इकट्ठा किया है उसी को आपकी बची हुई जिंदगी में बांट दिया जाएगा। तो कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? अग्निवीर, हमने कहा अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करेंगे। वो 3 इडियट जिस पे बनाई थी पिक्चर, जिस पे बनाई थी जिस आदमी पे, वो वहाँ धरने बैठा है, खाना नहीं खा रहा है कितने दिनों से। क्या कह रहा है वो पता है? वो ये कह रहा है कि जो गोरखा हिंदुस्तान की फौज ज्वाइन करते थे वो अग्निवीर की वजह से कह रहे हैं हम चाइना की फौज ज्वाइन करेंगे। बहुत छोटी बात है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये छोटी बात है, बिल्कुल छोटी बात है। नागालैंड में 6 जिले में 4 लाख लोगों ने वोट नहीं डाला, छोटी बात है? कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं, बहुत छोटी बात है। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, इससे और मजबूती दीजिए ऐसे ही लोकतंत्र को।
अगर 4 लाख लोग वोट नहीं डालेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। वहाँ जाकर हमारे सैनिक चाइना में जाकर भर्ती हो जाएं, लोकतंत्र और देश मजबूत होगा। ऐसे ही तो देश मजबूत हो रहा है। तो ये तरीका नहीं है देश मजबूत करने का। देश मजबूत करने के तमाम तरीके हैं। जो हम कह रहे हैं वो योजनाएं हम जनता तक उन बातों को लेके जा रहे हैं। जनता को समझ में आएगा, हमको वापस लेके आएगी। वो साहब बता रहे हैं कि टेलर था, तो भैया टेलर था तो पिक्चर कब दिखाओगे? तो 2 करोड़ नौकरी और दुनिया भर की बातें और सबके अकाउंट में पैसा आएगा। हाँ, ट्रेलर 10 साल चला है, पिक्चर की बात हो रही है। आप कहते हैं कि सामने वाले को आप कह देते हैं कि वो सामने वाले बच्चे लड़के शहजादे हैं जो हमारी पार्टी के नेता हैं, और आपका काम बादशाहों जैसा है। मैंने तो ये बात कल मीडिया के सामने कही। माउंट ब्लैक का आप पेन यूज़ करते हैं, 1.5 लाख का आता है। पेन तो 5 रुपए का भी चलता है, वो क्यों नहीं यूज़ करते? अखिलेश जी तो 1.5 लाख का पेन नहीं यूज़ करते। यूज़ करते हैं अखिलेश जी, राहुल गांधी नहीं यूज़ करते, आप यूज़ करते हैं। क्या बात है, क्या वजह है? जो आप चश्मा लगाते हैं बुल्गारी का और मेबैक का, उसकी प्रथम कीमत 20 लाख रुपए है। क्यों? ये सवाल मैंने आज इसलिए उठाया क्योंकि आपने हमारी पार्टी के नेताओं को शहजादा कहा। रहन सहन आपका बादशाहों जैसा है। मान लेते हैं वो शहजादे हैं और आप बादशाह से कम है। सोने के तार वाला कपड़ा आपने पहना, हमने तो नहीं पहना था। हमारा नेता तो एक ही कुर्ता पैजामा और काली सदरी पहने रहता, हमेशा आपने देखा, हमने देखा। तो सादगी बादशाह कौन है, ये रहन सहन से भी पता करने का एक तरीका है। अगर 10 तरीके हैं तो रहन सहन भी एक tariका है कि आप बादशाह हैं, कि आप प्रधान सेवक हैं, कि आप शहजादे हैं। रहन सहन से सब पता चल जाता है। दुनिया ने देखा है किसने एक दिन में 15 कपड़े बदले हैं, दुनिया ने देखा है कौन कैनिथ कोल का जूता पहनता है, कौन मोवेंडो की घड़ी लगाता है, सब दुनिया ने देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 63 पे आप लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितनी सीटें? भविष्यवाणी उत्तर प्रदेश में एक आदमी करते हैं, उनका नाम है डिप्टी सीएम मौर्या जी, DCM। वो भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं ये 2 सीट जीतेगा, तुम 3 सीट जीतोगे, तुम 5 सीट जीतोगे। एस्ट्रोलॉजर अंग्रेजी में कहते हैं। क्या बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर है। तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। हमने मजबूती से चुनाव लड़ा है। 80 की 80 सीटों पे अभी 8 ही हुआ है। जब तक खाना पकाया रखा, खाना लिया जाए, वहाँ वाला खाना खा लिया गया है। उसका जवाब दे रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी के, नतीजे आएंगे, आप देखिएगा। और 80 की 80 सीटें हमारे प्रत्याशी बेहतर लड़ेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे और जीतेंगे भी, लेकिन भविष्यवाणी नहीं। और ये बन जाते हैं जज, ये बन जाते हैं भविष्य ज्ञाता। तो भविष्य ज्ञाता एक है, उसका नाम पता है क्या है? जनता। वही सबसे बड़ी भविष्य की ज्ञाता है। वही कहानी लिखेगी, वही स्टोरी का पहला पन्ना लिखेगी और वही आखिरी पन्ना लिखेगी। वो लिख रही है, हम इंतजार कर रहे हैं। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कांग्रेस के कई वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद करोड़ों भारतीयों को होने वाली व्यापक कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार ठहराया। आज़ादी के 70 साल बाद भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों के शासन में अभी भी लोगों के पास बैंक खाता नहीं था और कई लोग इन बुनियादी ज़रूरतों से वंचित थे। कांग्रेस और उसके साथी जिम्मेदार हैं और वे देश को मुसलमानों और गैर मुसलमानों के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को राजस्थान के टोंक जिले पहुंचे और एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बेंगलुरु की घटना को याद किया, जहां कथित तौर पर दुकान में हनुमान चालीसा बजाने पर एक दुकानदार के साथ मारपीट की गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा बजाना भी अपराध हो चुका है। हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। साथियों, आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी।
मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है, और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मानपूर्वक निमंत्रण दे, और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाइयों? कुछ दिन पहले ही रामनवमी बीती है। कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में, वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो, और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है। राम राम सा, कोई किसी को मिले तो पहले मुंह से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। अभी तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल टीवी।